अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ, आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। और चूंकि ये जुमेरात है तो हर जुमेरात को अब हम आपके साथ करते हैं हमारा हेल्थ शो, जिसमें एक डॉक्टर साहब डॉक्टर साहिबा हमारे साथ अपनी स्पेशलिटी के हवाले से बात करते हैं। आप लाइव रेडियो शो में भी सवाल पूछते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए भी। तो डॉक्टर साहिबा आज जो हमारे साथ है ना, ये सरी में फैमिली फिजिशियन है। चूँकि फैमिली फिजिशियन है तो मैं कहूँगा कि ये फैमिली स्पेशलिस्ट हैं। किसी उम्र के, किसी फैमिली मेम्बर के, किसी मसले के लिए भी हम इन्हीं के पास जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे डॉक्टर साहिबा जो हैं वो स्किन कंडीशंस जो हैं, जैसे कि एक्नी है और बहुत सारी और स्किन कंडीशंस, उसके हवाले से भी बात करेंगी। डॉक्टर फ़ातिमा इरम साहिबा मेरे साथ हैं और अभी जब तारुफ होगा फिर मैं बताता हूँ कि ये एक फैमिली फिजिशियन के साथ और क्या हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जनाब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो ये कि फैमिली फिजिशियन तो आप हैं। जी जी। पहले तो अपने बारे में कुछ बताएं, ये सफ़र कैसे सिलसिला शुरू हुआ, कब से आप ये कर रही हैं, फिर कुछ और पूछते हैं आपसे। जी जी। मैंने पाकिस्तान से एमबीबीएस किया और उसके बाद फिर मैंने डर्मेटोलॉजी में 2 इयर्स की पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग की माशाल्लाह। और फिर मैं वहीं पाकिस्तान में एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रही थी। और व्हेन आई मूव टू कनाडा तो फिर मैंने कुछ अर्सा क्लिनिकल रिसर्च में डिप्लोमा किया मैगिल से। और उसके बाद फिर आए थॉट कि मुझे सारे लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स करके ट्राई करना चाहिए। और फिर मैं यूबीसी में एज अ फैमिली मेडिसिन रेजिडेंसी मुझे मिल गई और फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग फिनिश की है फैमिली मेडिसिन में 2020 में। और उसके बाद से मैं एज अ फैमिली फिजिशियन सरी में काम कर रही हूँ। तो डर्मेटोलॉजी भी मेरी स्पेशलिटी है और फिर अब फैमिली मेडिसिन भी। तो मुझे अच्छा लग रहा होता है कि मैं अपने पेशेंट को ज़रा ज़्यादा और बेहतर तौर पे उनकी केयर कर सकती हूँ स्किन कंडीशन के हिसाब से भी। माशाल्लाह। अच्छा, वैसे तो फैमिली फिजिशियन चूँकि आजकल कनाडा में डॉक्टर्स कम हैं, जी जी। तो आप वैसे ही वीआईपी हैं। फिर स्किन कंडीशंस में भी स्पेशलिस्ट, तो थोड़ा वीवीआईपी हैं। तो जी आपसे तो आज बहुत सारी चीज़ें पूछनी है। जी अच्छा ज़रूर। डॉक्टर साहब, चूँकि हमारा हेल्थ शो रेड एफएम पे जो हम कर रहे हैं, जी जी। ये मैं सुनने देखने वालों को बताऊं कि ब्रिटिश कोलंबिया एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस BCAPP BCAP और एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस इन कनाडा APPIC एपिक, इन दो के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आप इन एसोसिएशन में क्या खिदमत अंजाम दे रही हैं? हमें पता चला आप इसमें उहदेदार भी हैं। जी, मैं एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बी कैप काम कर रही हूँ माशाल्लाह। लास्ट फ्यू मंथ से। और बेसिकली इसका जो बनने का था एम वो यही था कि जितने भी पाकिस्तानी फिजिशियन हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिले, वो आपस में कनेक्ट हों, जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जो नहीं कर रहे और जो करना चाह रहे हैं। मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छा एवेन्यू है क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे इतनी अच्छी कम्युनिटी नहीं है या जितने ज़्यादा पाकिस्तानी फिजिशियन नहीं है तो लोगों को बहुत मुश्किल होती है इस पाथवे में जाने से पहले ना, बिल्कुल। इसमें इस सफ़र में। तो उसके बी कैप की डिफरेंट कमेटीज़ हैं। एक है इंटरनेशनल मेडिकल ट्रेन जो ग्रेजुएट्स हैं जो पाकिस्तान से आए हैं और यहाँ सिस्टम में एंटर होना चाहते हैं, उनको गाइडेंस मिल जाती है। फिर बहुत सारे और चीज़ें हैं जो एक दूसरे से हेल्प हो सकती है, नेटवर्किंग होती है। तो मेरे नज़दीक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिल्कुल। और आई थिंक हम सबको मिलके काम करना चाहिए। आज मैं स्टूडियो में अकेला नहीं हूँ, देखने वालों को तो वीडियो में दिख ही रहा होगा, सुनने वालों को बता रहा हूँ। फैमिली फिजिशियन सरी से हमारे साथ हैं डॉक्टर फ़ातिमा इरम साहिबा। और चूँकि आपने ट्रेनिंग ख़ास तौर पे स्किन में भी ली है, डर्मेटोलॉजी में भी ली है, स्पेशलाइज़ किया है, तो खुसूसन बात होगी स्किन की। लेकिन आज 14 नवंबर जो है वो डॉक्टर साहब, चूँकि वर्ल्ड जी जी। डायबिटीज़ डे है, तो अगर इसका कुछ आप जिक्र करते हुए फिर हम आगे जी स्किन जी। कंडीशंस की बात करते हैं। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़रूरत है अभी भी। डायबिटीज़ क्योंकि एक क्रॉनिक कंडीशन है और ये बेसिकली इस तमाम बीमारियों की जड़ है। सही। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना हो तो वो आपके हार्ट को अफेक्ट करती है, किडनी को अफेक्ट करती है, नर्व्स को अफेक्ट करती है। और आई थिंक इसकी प्रॉपर टाइम पे तशखीस होना, इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बेसिक उन कॉम्प्लिकेशन से बच सकें सही। जो कि हमारे पास पेशेंट आ रहे होते हैं जो इग्नोर कर रहे होते हैं अपनी हेल्थ को, फिर एकदम उनको ख्याल आता है। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि पहले से ही अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको पहले से देख लिया जाए कि क्या क्या हैं, कोई फैमिली टेंडेंसी है, और फिर अपने डॉक्टर के पास जाएं टाइम से अगर आपको कोई सिम्टम्स ऐसे हैं
जिसके बारे में जैसे आपका वेट लॉस हो रहा है और आपको ड्राई माउथ है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, वीकनेस ज़्यादा हो रही है, तो ये सारे कुछ अलामात हैं जिसकी आप तशख़ीस के लिए फिर अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं और टाइमली जो है ना उसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सही, बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू। एंड ये बात हम रिपीट करते रहते हैं, करते रहेंगे कि ये जो हमारा हेल्थ शो है, ये नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, जानकारी, मालूमात है ना, इसके लिए, ताकि एक पता चले कि क्या है बॉडी, हेल्थ, बीमारियां, इलाज। लेकिन डॉक्टर के पास जाना लाजमी है ताकि वो आपसे सवालात पूछे, हिस्ट्री लें, एग्जामिनेशन करें, टेस्ट्स की, इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत हो तो वो भी करें और फिर बेहतरीन आपका इलाज हो सके। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया था कि आज एक्नी के हवाले से आप जो बात करेंगे, होती क्या है ये? वैसे तो पता है जी, लेकिन ज़रा आप बताइएगा एक्नी होती क्या है? एक्नी बहुत ही कॉमन स्किन कंडीशन है। मेजॉरिटी लोगों को अपने टीन एज ईयर में से शुरू हो जाती है, कॉलेज गोइंग एज से। और मेरे नज़दीक जो मैं इसको डिस्कस करना चाह रही थी क्योंकि मैंने जो देखा है ये बहुत साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है, स्पेशली जब सही। टीन एज में जब आप होते हैं और आपको एक्नी निकल आती है। सेल्फ एस्टीम आपकी बहुत डिपेंड करती है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस किसी भी एज में। सही। और जब शुरू में ही अगर आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, आपके चेहरे पे दाने निकल आते हैं, लोग पॉइंट आउट करते हैं, तो वो सेल्फ एस्टीम बहुत अफेक्ट होती है। और अगर उसका टाइम से इलाज ना किया जाए तो वो जो स्कारिंग है, मीन जो उसके घड़े पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, जिसकी 100% वो सही नहीं हो पाते इवन विद सही। ट्रीटमेंट। तो अगर उसकी पहले से पता हो कि क्या प्रॉपर केयर है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी, तो हम इन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी को हो रही है एक्नी, जी, है जी। ना, तो एक तो पता कैसे चलेगी एक्नी है, और कुछ ऐसा भी होता है कि अगर हम ये कर लें तो एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन कर लें तो होगी ही नहीं। कोई कोई ऐसी भी तरीके हैं कि इससे बचा जा सके? अच्छा, एक्नी का ये है कि उसका समझना ज़रूरी है कि उसकी रीज़न क्या है। सही। तो जैसे एक्नी से मिलती-मिलती और भी चीज़ें होती हैं। तो एक्नी के डिफरेंट स्टेजेस हैं। जहाँ भी हम मेनली हमारे चेहरे पे और बैक पे एक्नी निकलती क्योंकि वो ऑयली एरिया है और उसमें हमारे जो हैं हेयर हमारे फेस से निकल रहा होता है, उसके साथ हमारा स्वेट ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड जिसको कहते हैं, उससे ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो जो वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी स्किन हम रीजनरेट करती है। तो एक्नी की वन ऑफ द रीज़न ये होती है कि जो पोर्स में से जो हमारे डेड सेल हैं वो निकलते नहीं हैं और वो वहाँ जमना शुरू हो जाते हैं। सही। उसके साथ साथ जब ऑयल प्रोडक्शन शुरू होती है और बैक्टीरिया आ जाता है तो वो ये मिला के जो है ना एक्नी की कॉज शुरू हो जाती है। तो अगर एक्नी की स्टेज, अगर हम स्टेजिंग देखें तो जो इनिशियल स्टेज होती है या हम जिसको माइल्ड एक्नी कहेंगे, वो हमें यही जैसे इसको हम कहते हैं वाइट हेड्स, जो कि सही। स्किन के अंदर अंदर नज़र आ रहे होते हैं और बाहर नहीं निकले होते। सही। और ब्लैक हेड्स हम उनको कहते हैं कि जब वो पोर ओपन हो जाता है और जो सीबेशियस है, जैसे ऑयल है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है एयर से तो वो ब्लैक ब्लैक नज़र आता है। तो इस स्टेज को हम कहेंगे कोमेडोनल एक्नी, जो कि माइल्ड फॉर्म है। मगर जब वो उसमें इन्फ्लेमेशन मींस के जब बैक्टीरिया को इतना मीडियम मिल जाता है ग्रो करने का, तो उससे फिर इन्फ्लेमेशन होती है। वो कोमेडोन्स के बाद वो फिर दाने बनने लग जाते हैं, उसमें पस होने लग जाती है। और फिर जो सिवियर फॉर्म ऑफ एक्नी है उसमें ये है कि सिस्ट बन जाती हैं और मोटे दाने बन जाते हैं। मेनली फेस पे होता है, कुछ लोगों को फेस पे नहीं होता, सिर्फ बैक पे होती है। मगर ये मेन एरियाज हैं बॉडी के जहाँ पे एक्नी होती है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि क्या स्टेज है और प्रॉपर हम उसी वक्त उसको ट्रीट करें और अगर इलाज कराएं तो आई थिंक हम उसको प्रोग्रेशन से बचा सकते हैं और स्कारिंग से बचा सकते हैं, जो कि हमारा मेन एम है। सही। जी, जी। यानी डॉक्टर साहब, स्किन है, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जी, जो जी। पोर्स, वो बंद हो गए, ऑयली जी, सिक्रीशन जो आपने बिल्कुल। कहा, जी, बैक्टीरिया जी। वगैरह आ गए, जी, जी। वो खुल गया तो वाइट हेड से ब्लैक हेड हो गए, और जब बैक्टीरिया आ गए तो और काम खराब जी, हो गया, जी। और ये और ख़राब हो सकता है। हाँ, एक और भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोन्स। इसीलिए सही। जैसे प्यूबर्टी में और टीन एज में शुरू हो जाता है। और एक एक्नी की हम एक मिसकंसेप्शन है ना, हम समझते हैं कि जब आप जवान हो रहे होते हैं, ग्रो अप हो रहे होते हैं, तो एक्नी हार्मोन्स की वजह से होती है। मगर मिडिल एज में भी बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि अभी तक हमारी एक्नी ख़त्म नहीं हो रही। सही। सो बेसिकली हम उसको हार्मोनल एक्नी कहते हैं। तो हार्मोन्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्नी में। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जो आपने बात शुरू की थी ना कि जो एक्नी है और उससे रिलेटेड ये जो प्रोडक्ट्स कहते हैं ना, ये क्रीम लगा लो, वो लगा लो, जी, जी। तो ये क्या है? यहाँ कनाडा में भी ये मसला है, पाकिस्तान में तो है, मुझे पता है, जी, आपसे जी। भी अभी डिस्कस हुआ, इस पे कुछ जी, फरमाइएगा जी। प्लीज़।
एक्ने का यही है कि क्योंकि इतनी सोशल मीडिया का टाइम है, इतनी इन्फॉर्मेशन है जो कि कुछ जगह ठीक भी काम भी आती है, मगर काफ़ी सारी लोग ये है कि वीडियोस देखते हैं और टीवी प्रोग्राम में टोटके और बहुत कुछ आ रहा होता है। तो अगर उनकी स्किन ड्राई हो रही है तो उसके ऊपर वो कोकोनट ऑयल लगा लेंगे, या डिफरेंट ऑयली चीज़ें लगा लेंगे। सही। एक और मैंने देखा है कि पाकिस्तान में काफ़ी ट्रेंड था मिक्स क्रीम्स का। उससे जब वो लगा रहे होते हैं तो स्किन बहुत अच्छी होती है, मगर ओह! जब वो बंद कर देते हैं तो फिर एक्नी होती है, छाइयाँ हो जाती हैं, बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल है। सही। सो ये एक रीज़न मैंने बहुत देखी है यहाँ पे। लोग ये ट्रेंड देखा है कि लोग पाकिस्तान से या अपनी कंट्री से स्टीरॉयड या ओवर द काउंटर वहाँ पे जो मिलती हैं दवाइयाँ ले आते हैं, और उनको लगता है, एक मिसकंसेप्शन ये है कि स्टीरॉयड हर चीज़ के लिए काम आता है। सही। एक्जिमा वगैरह में तो स्टीरॉयड का रोल है, वो भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी भी डोजेज होती है, स्ट्रेंथ होती है। सही। मगर अगर आप दानों पे स्टीरॉयड लगाएंगे वो तो एक आई थिंक पॉइजन का काम देगा। उससे वो एक्नी बढ़ जाती है और वही नोड्यूल्स या सिस्ट भी बन सकती हैं। सही। तो स्टीरॉयड जो है ना, आपको स्पेशली फेस पे तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे बेटनोवेट है, बहुत कॉमन है, लोग हर चीज़ का इलाज कहते हैं बेटनोवेट लगानी है। सो वो मैं अपना एक मैसेज देना चाहूँगी कि स्टीरॉयड अपने फेस पे तो बिल्कुल यूज़ नहीं करें, और अगर आपने यूज़ करना है, आपको कोई स्किन कंडीशन ऐसी है, तो फिर अपने पहले फिजिशियन को दिखाएं। सही। जी। और जैसे कुछ लोग हैं एक्नी की कॉज में, जैसे आप ऑयल करते हैं अपने स्कैल्प में, अगर बहुत ज़्यादा किया तो वो ड्रिप होता है आपके फोरहेड पे। बहुत ज़्यादा अगर आप फ्रीक्वेंट इस तरह करेंगे और ख्याल नहीं करेंगे, उसको क्लीन अप नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी फोरहेड पे बहुत लोगों को एक्नी आती है। कुछ लोगों के बाल हर वक्त फोरहेड पे आए होते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि उनकी फोरहेड पे ही एक्नी होती है। सही। जी, तो ये भी एक रीज़न है एक्नी जनाब, का। देखें जी, अभी आपसे बात करते हुए ये जो सवालात हैं और जो आप बता रही हैं उसमें एक चीज़ समझ में आ रही है, जी, जी। जिसका काम है उसी को करने दें। जी। ये जो अपनी क्रीमें और ये सब बेचने की हाँ, कोशिश ये कर रहे हैं, उनका धंधा चलाने के लिए आप अपनी स्किन ख़राब ना करें। होता है ना, बहुत सारे लोग, अरे मशवरा देते हैं स्किन बड़ी बिल्कुल। ग्लो कर रही है जी, आपकी, जी, है ना? बिल्कुल। अच्छा, चले ठीक है, उन्होंने कुछ यूज़ किया, उनको तो डॉक्टर ने बताया होगा। भाई हुँ। आप क्यों एक दूसरे से मशवरा करके यूज़ कर रहे हैं? या मेरी पड़ोसन ने या दोस्त ने यूज़ किया था, जी, बातों जी। में ना आए, जी, जी। डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल। जनाब, अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये, चूँकि ये सवालात जो हैं, अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ नीलम। और नीलम जी, मैं एक सेकंड आपका ये जो सवाल है वो पूछता हूँ, और साथ ही साथ जो है ये एक और सवाल जो है, चूँकि इसका ताल्लुक सोशल मीडिया से, यूँ इन्होंने कहा कि विच सोशल मीडिया आई कैन यूज़ टू लुक योर प्रोग्राम लाइव, तो अभी हम सुन रहे हैं। अच्छा, जो मेरा नाम है, जो मेरा तारुफ है, शहजाद इज़ माई नेम, इसी का मैंने बना दिए सोशल मीडिया अकाउंट्स, SHAHZADISMYNAME, शहजाद इज़ माई नेम। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इस पे डॉक्टर साहब की वीडियो भी जब एडिट होगी हम वो डालेंगे, जो पिछले इंटरव्यूज़ थे वो भी हैं, और इसी तरह साथ कनेक्टेड रहिएगा। अच्छा, ये सवाल जो मैं एक मरतबा ऑफ एयर देख के और फिर मैं ऑन एयर डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर इरम नाज, जो कि सोशल मीडिया पे, अशीम खुराना जी, यौनिक सहोता जी, शौन खान जी, शाहरोज शेख, क्रिसी संधू, हमज़ा खातूड़ा, बहुत शुक्रिया जी। ये वो हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, इन्हीं से तो पूछना है। इसीलिए डॉक्टर साहब को अब हर थर्सडे को हम बुलाते हैं कि जी हमारा हेल्थ शो में आएँ और हमें बताएं। मैं हूँ शहजाद हुसैन, ये है हमारा हेल्थ शो। अब हर थर्सडे को हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा से, और वो अपनी स्पेशलिटी के हवाले से हमें बताते हैं। आप सवालात पूछते हैं, उनके जवाबात हैं। 6045919311 नंबर है हमारा। तो आप लाइव कॉल भी कर रहे हैं और टेक्स्ट भी कर रहे हैं। कुछ देर पहले बात हुई मिसेस मलिक से फ़ोन पे, और एक तो जो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मेरे साथ डॉक्टर फ़ातिमा इरम साहिबा हैं, फैमिली फिजिशियन है सरी में, और साथ ही साथ अभी नीलम जो हैं, इन्होंने भी पूछा है कि अगर आपसे कंसल्टेशन लेनी हो तो डॉक्टर साहब कोई जगह, कोई नंबर कुछ बताएं, है ना? जगह, नाम, नंबर के किस तरह आपसे ये बाद में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे कनाडा का सिस्टम ज़रा डिफरेंट होता है। अगर आपको किसी भी स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन करनी है तो फिर आप अपने फैमिली फिजिशियन से कहते हैं और वो रेफरल सेंड करता है, फिर वो स्पेशलिस्ट आपको देखते हैं। सही। मैं यहाँ पे एज अ फैमिली फिजिशियन काम कर रही हूँ, तो जैसे मैं अपने पेशेंट्स की जो स्किन केयर है या जो भी उनको प्रॉब्लम आती है मैं उसको हैंडल करती हूँ, और अगर कोई बहुत एडवांस होता है तो मैं डर्माटोलॉजिस्ट को रेफ़र करती हूँ। सही। मेरे क्लिनिक अगर का नंबर मैं शेयर कर सकती हूँ। प्लीज़।
तो नंबर है 778-218-4100। डॉक्टर साहब एक मिनट और बता देंगी? 778-218-4100। जनाब, तो ये हो गया। और नाम क्या है क्लिनिक का? न्यू कॉन्सेप्ट मेडिकल क्लिनिक। सही, न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट मेडिकल क्लिनिक। अच्छा जी, अब जो मैसेज है उसका बकिया हिस्सा, जो शुरू का हिस्सा है, इन्होंने लिखा अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ नीलम। वालेकुम अस्सलाम। आई वुड लाइक टू आस्क डॉक्टर इरम, आर देयर हर्बल नेचुरल सप्लीमेंट्स टू ट्रीट एक्नी? अब यही थोड़ा सा जो है क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर मशवरा दूंगी, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरा मेडिकेशन में है, स्किन केयर में है। मैं मशवरा दे सकती हूँ कौन से प्रॉपर स्किन केयर ब्रांड्स आप यूज़ कर सकते हैं। एज अ हर्बल मेरा क्योंकि एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैं नेचुरोपैथ नहीं हूँ, तो मैं कोई ऐसा मशवरा नहीं दे सकती जिसको मैं बैकअप ना कर सकूँ क्लिनिकल रिसर्च से। सही। सो वो हर बंदे का अपना हिट एंड ट्रायल है, मगर मैं यही मशवरा दूंगी कि कोई भी चीज़ अगर आपने अपनी स्किन पे लगानी है तो एक तो आप ये देखें कि सबसे पहले समझें कि आपकी स्किन टाइप क्या है। आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ड्राई स्किन वाले लोग या जिनकी बहुत ड्राई स्किन होती है वो तो अपने ऊपर चेहरे पे कुछ भी लगा लें ना, तो उनको रिएक्ट नहीं करता या उनको एक्नी नहीं आती। मगर अगर ऑयली स्किन वाले या कॉम्बिनेशन स्किन वाले अगर वही वाले प्रोडक्ट यूज़ करेंगे जो ड्राई स्किन वाले यूज़ करें, तो फिर उनके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे और एक्नी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा तो यही मशवरा होगा कि जब आपको कोई ऐसी है तो फिर आप प्रॉपर मेडिकेशन से करें। हर्बल भी अगर आपने करना है तो आपकी रिसर्च होनी चाहिए और कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ऑयली हो और आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग करे। सही। डॉक्टर साहब, ये सेलिब्रिटीज़ अपने रील्स वगैरह में ना पानी बहुत पीना चाहिए, तो पानी बहुत पीना और ये या जितना पीना चाहिए उतना, हाइड्रेशन और ये जो हाइजीन है, सफाई रखना, इसका क्या रोल है स्किन कंडीशंस में? इसका बहुत ज़्यादा रोल है। हाइड्रेशन तो ओवरऑल हमें अलर्ट रखने के लिए, एक्टिव करने के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए वो तो बहुत ज़रूरी है इन एनी केस। स्किन हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एक्नी का एक फैक्टर है वो यही है कि आपके पोर्स क्लॉग हो रहे हैं। तो वो अगर आपका चेहरे पे, जैसे मैंने बताया कि ऑयल अगर ऊपर से ड्रिप कर रहा है या आपके चेहरे पे धुआं है, स्टीम है, जब औरतें खाना बना रही होती हैं बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है चेहरे पे और अगर आप उसको वॉश नहीं कर रहे तो वो फिर जो एक तय है जम जाएगी और वो आपकी स्किन के पोर्स को ब्लॉक करेगी, जो कि आपको प्रोन कर सकती है एक्नी। अब ये भी एक है पॉइंट कि आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं अपना फेस वॉश करना कि आप दिन में 5-6 दफ़ा फेस वॉश करें, क्योंकि आपने अपनी स्किन को इरिटेट नहीं करना। और आपने बहुत कम भी नहीं है, एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे आप अपना फेस वॉश करें, अपना फेस क्लीन रखें। ज़्यादातर हम हार्श केमिकल्स या बार बार जो है, अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है तो फेशियल मैं रेकमेंड करती हूँ कि अवॉइड करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी स्किन स्टिमुलेट करने से आपकी वही जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है वो हाइपर हो जाते हैं और ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर आपकी स्किन और प्रोन हो सकती है ब्रेकआउट्स में या आपको एक्नी निकल सकती है। तो बैलेंस, हर चीज़ में जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फेस वॉश से मतलब जैसे ये फेस वॉश की जो चीज़ें आती हैं उससे ना, पानी से तो मर्जी जितना धोएं, पानी से धो लें और पैड ड्राई कर लें, मगर फेस वॉश वो भी इरिटेटिंग इतने आप फेस वॉश यूज़ नहीं करें, क्योंकि वेदर पे भी डिपेंड करता है। अब विंटर वेदर आ रहा है तो मेरा मशवरा है कि माइल्ड आप सेंसिटिव स्किन के लिए फेस वॉश यूज़ करें और ट्वाइस अ डे इज़ इनफ। क्योंकि हर वेदर में ज़रा डिफरेंट हो जाता है। गर्मियों में मे बी आप 2 to 3 टाइम्स कर लें, मगर अगर सर्दियों में अगर आप करेंगे तो हमारी स्किन का एक बैलेंस है, एक बैरियर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जब वो डैमेज होती है तो फिर हमारी स्किन प्रोन हो जाती है, एक्जिमा भी हो सकता है, सेंसिटिव कोई भी आप प्रोडक्ट लगाएंगे उससे आपकी स्किन रिएक्ट करेगी। तो जो अपना स्किन बैरियर है उसको हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक पॉइंट आउट करूँगी, एक और मिसकंसेप्शन है कि अगर जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है वो अपने चेहरे पे बिल्कुल मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, तो वो भी सही नहीं है। आपकी स्किन जितना बैलेंस में रहेगी, जितना पीएच बैलेंस आपके फेस वॉश होंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जो है थिन लोशन यूज़ कर सकते हैं जिसमें ऑयल वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, मगर आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। सही जी। अच्छा, इन जनरल जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स हैं ये लगाने हैं, जी जी, इन जनरल लगाने हैं आप अपनी स्किन के हिसाब से। क्योंकि बहुत सारी रेंज है, अब तो बहुत रेंज है, ड्राई है, ऑयली स्किन है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है। तो ये सारे मैं रेकमेंड करती हूँ कि सेंसिटिव स्किन का आप यूज़ करें ताकि आपकी स्किन रिएक्ट ना करे।
मैं डॉक्टर साहब से ये भी पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब मुझे पाकिस्तान में तो याद है एक ज़माने में इतना ऐड आता था, मतलब अब हम कनाडा में और वक्त बदल गया है। जी जी यहाँ पर तो मैं जुनैद जमशेद का एक गाना बड़ा हिट था, गोरे रंग का ज़माना। जी 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 मैंने यहाँ पे शुरू में सालों रेडियो शो पे चलाया ही नहीं। मैंने यार ये रंगत की बात कर रहे हैं, फिर मुझे किसी बिल्कुल ने कहा नहीं इतना नहीं सीरियसली ले, आप चला दे, वो उन्होंने गाया है। जी तो अब तो लोगों को समझ में आ गया है कि खूबसूरती तो हर एक में है ना, ये बिल्कुल रंग के पीछे क्या पड़े हुए हैं। अब और यहाँ तो हम सब साथ रहते हैं तो सब समझ में आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन अब भी पाकिस्तान में वो अलग अलग नामों के जी रंगत बदलने वाले और बिल्कुल ये सारी क्रीमें जो हैं, एक मर्तबा इस पे भी कुछ अता करें जी कि जी ये कितनी नुकसानदेह हैं। अच्छा, क्या ना करें ये भी बताइएगा, और फिर एक्नी के इलाज के लिए क्या कर सकते हैं वो भी जी प्लीज़ जी बताइएगा। ये जो जितनी भी क्रीम्स हैं जिसका वो कहते हैं कि जी रंगत गोरी हो जाएगी और फ़ौरन इफ़ेक्ट आएगा, कोई भी ट्रीटमेंट स्किन की हो फ़ौरन इफ़ेक्ट नहीं आता, आपको लंबा अरसा यूज़ करना पड़ता है। ज़्यादातर देखने में ये है कि इन प्रोडक्ट्स में जो क्रीम्स होती हैं, हुँ, कुछ क्रीम आती थी आर्ची के नाम से, बहुत ख़वातीन यूज़ करती थी, फेयर एंड लवली या जो भी ये गोरा करने वाली क्रीम में ये स्टीरॉयड डलता है, क्योंकि जो स्टीरॉयड्स है वो टेम्परेरीली आर्जी तौर पे आपकी स्किन को बहुत अच्छा कर देगा, गोरा कर देगा, मगर जब आप उसको बंद करेंगे तो फ़ौरन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, दाने निकल आएंगे, छाइयाँ निकल आएंगी, बाल निकल आएंगे। कि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जब वो इस तरह की प्रेजेंटेशन से आती थी और जब हम पूछते थे कि आपने क्या लगाया है, तो वो यही जवाब मिलता था कि हमने मिक्स क्रीम लगाई है, आर्ची लगाई है, बेटनोवेट लगाई है अपनी स्किन को गोरा करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए। सही। तो ये फिर हम उनको यही एजुकेट करते थे कि अब जो इसका नुकसान हो गया उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, या जो जो हर्बल जाते थे, जो कुछ हकीम के पास चले जाते हैं, उसको हमें पता नहीं कि वो ऑथेंटिक हैं मेडिकेशन। ज़्यादातर जो फ़ौरन इफ़ेक्ट आता है स्टीरॉयड यूज़ होते हैं, तो वो इतने इतने पैसे वहाँ लगा के और फिर अपनी स्किन भी ख़राब हो जाती थी। तो ये फिर आई यूज़ टू फील वेरी बैड फॉर दीज़ पेशेंट्स कि उनको पता भी नहीं है और अनजाने में वो अपना नुकसान कर बैठते थे। एक तो ये जी, जो बेचने वाले बेचते हैं ना, जी, ये ऐसे इमोशनल नारे मारते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं ऐसा ही है कि मैं फ़ौरन ठीक हो जाएगा। हाँ, दूसरा वो ना, यानी शादी ब्याह से लेके डेटिंग से लेके खूबसूरती के, मैं उसको रिपीट भी नहीं कर रहा, लेकिन वो ऐसे तार छेड़ते हैं इंसान के ना, बिल्कुल। जज्बाती करके वो अपना ये सब बेच देते हैं और जी, जी, नुकसान सबका हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही अब है। यहाँ जब हम रहते हैं ना, तो हर रंगो नस्ल का, ज़बान, कौम और मज़हब का हम सारे मिल के रह रहे हैं। भाई खूबसूरती अंदर होती है, बेशक, और आपकी किसी भी रंग की हेल्दी खूबसूरत स्किन हो, एग्ज़ैक्टली। है ना, आप इस रंग और उस रंग के चक्कर में ना पड़ें, जी, जिसका जो जी। है उसको कुछ और ही चाहिए, बिल्कुल है ना, जिसकी और जिस रंग बिल्कुल की ऐसा उसको ही है। दूसरे रंग की चाहिए। और स्किन अगर आपकी साफ़ हो, स्मूथ हो, तो कोई भी रंगत हो, वो आप अच्छे लगेंगे। बिल्कुल, और हम कहेंगे माशाल्लाह। जी, जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हाँ, एक्नी हो गई किसी को, तो जी, जी। आपने ये शुरू में कहा था कि जल्दी इलाज हो जाए, जी, जी। जल्दी डॉक्टर के पास आ हुँ, जाए, वो हुँ। ज़रा बताइएगा जी, कि जी। क्या है इलाज? अब वही है कि जब एक्नी आपको है और उसकी ग्रेडिंग है ना, जैसे अगर एक्नी आपकी माइल्ड है कि आपके थोड़े से वाइट हेड हैं, ब्लैक हेड हैं, उसको तो हम लगाने वाली दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। क्रीम्स हैं, स्पॉट ट्रीटमेंट भी होती है, क्रीम्स भी होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आपकी उससे बढ़ रही है और फिर वो दाने, पस वाले दाने या दाने बनना शुरू हो गए हैं और ज़्यादा एरिया अफेक्ट हो रहा है, तो फिर हम उसको मॉडरेट कहेंगे। तो हुँ, मॉडरेट में लगाने वाली के साथ-साथ फिर खाने वाली की ऑप्शन आ जाती है। अच्छा। सो पहली रिकमेंडेशन हम एंटीबायोटिक करते हैं, जिसमें अब एंटीबायोटिक का नाम, एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं जो कि एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करती हैं और एक्नी की ट्रीटमेंट में क्योंकि एक बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होता है तो उसको भी जो है वो टारगेट करती है। पहले था कि एक्नी की जो ट्रीटमेंट थी एंटीबायोटिक हम कपल ऑफ मंथ्स, काफ़ी मंथ्स देते थे, 6 महीने से ज़्यादा भी देते थे। सही। मगर अब वो कहने लगे हैं कि उसको ज़रा लिमिट करना है 3 to 6 months, क्योंकि रेजिस्टेंस भी हो जाती है बैक्टीरिया को। तो पहला तो ये ट्रीटमेंट है कि जब आपकी मॉडरेट एक्नी हो गई है तो हम पहली फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आप ओरल एंटीबायोटिक दे सकते हैं, खाने वाली दवाई और लगाने वाली भी। उसकी जो जो जड़ है, जैसे हुँ, वो आपकी स्किन का जो केराटिनाइजेशन जिसको कहते हैं, जैसे आम लफ्ज़ में कहेंगे जो पोर्स है ना आपको, वो स्किन पील ऑफ करते रहते हैं तो आपको जो एक्नी के निशान, दाग धब्बे, स्कारिंग, उससे प्रिवेंट करता है लॉन्ग टर्म में। ये ओके, सारा एक्नी का इलाज लॉन्ग टर्म है। तो सही। रेटिनॉइड्स जो हैं वो बहुत एज एन एंटी एजिंग भी अफेक्ट होता है उनका, और आपकी स्किन जो सन डैमेज से हुई होती है उसका भी इलाज है। तो हर सही। किसी का डिपेंड करता है कि आपको किस कदर, कितनी सिवियरिटी है, क्या प्रोडक्ट्स आपको सूट कर रहा है, मगर ये लॉन्ग टर्म होती है।
एंटीबायोटिक का जैसे मैंने मेंशन किया 3 महीने से 6 महीने तक काफ़ी उससे बेहतर हो जाता है, मगर एंटीबायोटिक के बाद रिलैप दोबारा भी हो सकती है। एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है स्पेशली उन औरतों में ख़वातीन में जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मसला हो रहा है, क्योंकि उसमें भी एक्नी होती है, चेहरे पे बाल होते हैं। तो हार्मोन ट्रीटमेंट उन लोगों में ज़्यादा असर करती है, स्पेशली जो ख़वातीन मिडिल एज में होती हैं और फिर भी उनकी एक्नी ठीक नहीं हो रही। तो वो ये जो हार्मोन्स हैं जिनको हम एंटी एंड्रोजन्स कहते हैं, ये काफ़ी फ़ायदा देती हैं। वो फिर थोड़ा सा आपको अपने या तो फैमिली डॉक्टर आपको इनिशिएट करा सकता है अगर वो कंफर्टेबल हैं, वरना वो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं। डॉक्टर साहब, सुनने और देखने वाले जी, जो जी। ये सोच रहे हो कि डॉक्टर साहब ने इतनी तफसील में जो बताया जी, है, जी। मुश्किल नाम भी आए और नाम सारा, भी है, अब बिल्कुल। सोचें एक तरफ तराजू में ये है और दूसरे पलड़े में है जो आके कहता है जादू की क्रीम है, लगा लो सब सही हो जाएगा। तो हमें खुद समझ में आता है ना कि आप जी, जी। डॉक्टर के पास जाएं और बिल्कुल। उनको आप चेक कराएं, उनके मशवरे से फिर आगे बढ़ें। डॉक्टर साहब, एक तो जो एक्नी अगर हो गई और उसके इलाज के हवाले जी, से जी। आपने बात की, तो बेस्ट तो यही है कि डॉक्टर के पास जाएं, है बिल्कुल। ना, और फिर वो आपको बताएंगे क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना। जी, जी। लेकिन कुछ ओवर द काउंटर चीज़ों के आपने जिक्र जी, किया जी। था, तो जो स्किन पे लगाने वाली हैं वो सिर्फ ओवर द काउंटर मिल जाती हैं? सही। मगर उसको प्रॉपर लगाने का तरीका है जो कि फिर आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके फिर आप करेंगे। तो ये बड़ा सब्र वाला ट्रीटमेंट है। फ़ौरन अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लेंगे, दवाई लगा लेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो बेहतर होने के बजाय वर्स हो सकता है। मैं इसको ऐसे कहूँगा जी। कि आपको आना डॉक्टर के पास है, अगर नहीं आए तो बाद में जाना भी डॉक्टर के पास ही है, लेकिन वो जो बीच बिल्कुल, में तजुर्बात हो सकते हैं बिल्कुल। उससे स्किन ख़राब हो सकती है। तो क्यों रिस्क लें, है ना? वो सेलिब्रिटीज़ कहते हैं ना, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। बहरहाल देखने वाले तो दिल देखते हैं, नीयत देखते हैं। बहरहाल ये जो खूबसूरती की बात, डॉक्टर साहब एक्नी के हवाले से काफ़ी बात हाँ, आपने हाँ। की, कुछ और अगर रह जी। गया हो, जैसे कि आपने अभी ऑफर खाने पीने का जिक्र किया था, बड़ी जी, बात बिल्कुल। होती है खाओ ये नहीं खाओ, इस पे कुछ बताइएगा। जी, शुरू में जो रिसर्च थी वो इतना रोल नहीं था। वो कहते थे कि कंट्रोवर्शियल है, इतना कोई डॉक्यूमेंटेड रोल नहीं है फूड का। क्योंकि पहले से चला आ रहा है, हम अक्सर अपनी चीज़ों को फूड के साथ ज़रूर रिलेट करते हैं और कोई ना कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक होता भी है। एक्नी का भी शुरू में कहा जाता था, हम पेशेंट को ये बताते थे कि नहीं फूड का कोई रोल नहीं है। मगर अब कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ ऐसी आई हैं जिसमें डेयरी, कुछ लोगों को डेयरी से कुछ लोगों को होती है और कुछ लोगों को नहीं होती। केस ओके। बाय केस डिपेंड करता है। ओके। और जो फूड हैं जिनको कहते हैं कि जिनको खाने के बाद आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जैसे चॉकलेट हो गई, पिज़्ज़ा, कुकीज़, केक, पेस्ट्रीज़, ये वाली चीज़ें। तो ये जो भी चीज़ें आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ाती हैं, इनका भी रोल है एक्नी कॉज करने में। मगर अभी 100% नहीं हम कह सकते, केस बाय केस डिपेंड करता है, मगर स्टडीज़ में ये आया है इन सही। चीज़ों की, इन फूड आइटम्स की एसोसिएशन। डॉक्टर साहब, ये जो खाने जी, पीने की आपने बात की, शो का शुरू का जो हिस्सा था बिल्कुल। वो आज वर्ल्ड जी, जी। डायबिटीज़ डे है, तो जी, तब भी जी। खाने पीने का जिक्र हुआ था और अब भी हुआ था। हुँ। चूँकि शो का अब आखिरी हिस्सा है, हम कुछ 3-4 मिनट ऑन जी, एयर जी। हैं, तो डॉक्टर साहब आज जो भी बात हुई जी, जी। उसमें अगर कोई ख़ास बात आप दोहराना चाहें हाँ, हाँ। तो काइंडली प्लीज़ बताइएगा। ख़ास बात यही दोहराना चाहूँगी, एक तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से कि हमें अपनी हेल्थ के लिए खुद चार्ज लेना चाहिए। सबसे पहले तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी हेल्थ के लिए। सही। तो जो हम एडवाइस करते हैं डेली फिज़िकल एक्टिविटी, हम रेकमेंड करते हैं 30 मिनट्स ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक। 5 दिन आपको 30 मिनट्स वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें। 30 मिनट्स नहीं होता तो 15 मिनट से शुरू कर दें। सही। मगर आपने कोई फॉर्म ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी है। सही। बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ों को करेगी। वो आपकी स्ट्रेस लेवल कम करेगी, आपकी हार्ट के लिए अच्छा है, डायबिटीज़ से प्रिवेंशन है। इसके साथ एक्सरसाइजेस के साथ साथ फूड है। सो हम रिस्पॉन्सिबल हैं जो भी फूड हम खाते हैं। तो अगर सही। हम स्मार्ट चॉइस करेंगे तो वो हमारे ऊपर खुद ही अफेक्ट भी आएगा और हम कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। सही। तो डायबिटीज़ के लिए तो मैं यही मैसेज दूंगी कि अपने एक तो अपनी बॉडी को और अपने साइन सिम्टम्स को समझें, और जो आप खुद कर सकते हैं फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट कंट्रोल, वो ज़रूर करना है। और अगर कोई भी आपको अपने अंदर फील होती है सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, जैसे मैंने बताया कि भूख अचानक से लग रही है, या पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, या ड्राई माउथ हो रहा है, ब्लरी विजन हो रहा है, या सुन हो रहे हैं हाथ पाँव, तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और उसका इलाज करवाएं, या उसकी तशख़ीस के लिए ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास। जनाब, अच्छा, सोशल मीडिया पे डॉक्टर नवीन तालिब साहिबा भी
पसंद फरमा रही हैं। तो साथ हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे जो ये हमने एक नया सिलसिला शुरू किया और जाहिर है कि इसमें सबसे ज़्यादा ताउन जो है हमारे लिसनर्स का, व्यूअर्स का, जो ऑडियंस है, जो कम्युनिटी है, आपका इसलिए चाहिए कि आप ही के लिए तो कर रहे हैं ये। तो सबको अपनी बॉडी हेल्थ, बीमारियां, इलाज, इसके बारे में पता होना चाहिए ना। एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ये रेड एफएम पे जो हम हमारा हेल्थ शो करते हैं, ये ब्रिटिश कोलंबिया एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस, BCAPP, BCAP, और एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस इन कनाडा, APPIC, एपिक। तो ये सारे डॉक्टर्स जो इतने सारे हैं, इन सब का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैमिली फिजिशियन सरी से डॉक्टर फातिमा इरम साहिबा थी। बहुत अच्छी बातें रही आपसे जनरली भी और स्किन के हवाले से खुसूसन। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ बुलाने का शुक्रिया, थैंक यू जनाब। अच्छा जी, अब चूँकि शो ऑलमोस्ट हुआ ख़त्म, जाते जाते आपको मैं फिर से बताऊं कि आज का शो लाइव था और सवालात जो आपके थे उनके जवाबात भी आप तक पहुंचाए। सोशल मीडिया पे भी आप इस वीडियो को बाद में देख सकेंगे। जो पिछले इंटरव्यूज़ थे उनकी वीडियोस हम लगा चुके हैं और ये वाले शो की भी जल्द आप वीडियो जो है वो देख सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक मरतबा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जनाब। तो भाई ये था हमारा हेल्थ शो। अब यूं ही सुनते रहिएगा रेड एफएम। अगले शो तक के लिए शहजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय।